Hey, hello everyone, and welcome to Study Buddy YouTube channel. And when it's about study, it must be Study Buddy. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा लाइफ प्रोसेस। और अगर हम देखें तो ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है, राइट? सो अगर हम साइंस में देखें कि साइंस में हम किस चीजों को पढ़ते हैं, तो मेरे पास एक ही चीज मुझे दिखती है कि हम मैटर को पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी हमें चीज दिख रही है, ठीक है, उसी को तो पढ़ेंगे, तो मैटर को पढ़ते हैं। अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करूं तो दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट लिविंग, सेकंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो बायो में हम सिर्फ किसको पढ़ते हैं? लिविंग वाले को हम बायो में पढ़ते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि किस चीज को मैं ये कहूं कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट है या लिविंग बीइंग है, तो हम किसको कहेंगे कि वो लिविंग बीइंग है? तो आप कहोगे कि सर अगर कोई एक आदमी भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो लिविंग है। तो यहां पर चीजें क्या होगी? रनिंग। बट मैं ये कहूंगा अगर वो पर्सन क्या हो रहा हो? स्लीप, स्लीप में हो, ठीक है, सो रहा हो, तो क्या वो लिविंग नहीं होगा क्या? फिर आप कहोगे नहीं सर है लिविंग। क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहा होगा? ब्रीदिंग कर रहा होगा, तब मुझे मूवमेंट दिख रही होगी। मैंने कहा ओके, तब मूवमेंट दिख रही है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ट्री को बताओ कि ट्री लिविंग क्यों है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर ये लिविंग क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इसके पत्ते क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। बट मैं कहूंगा कि और भी तो प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते, तो वो कैसे लिविंग होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बार बार चीजों को चेंज कर रहा हूं अपनी एक चीज को डिफाइन करने में, लिविंग बीइंग, दैट मींस मैं साइंस के लॉ से दूर भाग रहा हूं। और लॉ क्या कहता है कि साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। तो यहां पर एक चीज होनी चाहिए, जिस एक चीज से मैं डिफाइन कर दूं कि ये क्या है? लिविंग बीइंग, राइट? तो हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज लिविंग कब होगी? जब वो मूवमेंट शो करे। कैसी मूवमेंट? इंटरसेलुलर मूवमेंट, सेल में, ठीक है। तो ऐसी चीज इंटर सेलुलर मूवमेंट। कोई भी चीज अगर मूवमेंट शो कर रही है इंटरसेलुलर, तो हम उसको कहेंगे वो कैसी है? लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां से हम चाहे किसी में भी देखें, अगर मैं अपने आप को ही देखूं तो मेरे अंदर कुछ सेल्स होंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वो क्या कर रहे हैं? वो एकदम से चेंज हो रहे हैं। और ये मूवमेंट किसके लिए होगी? एनर्जी के लिए, एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। यहीं पर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं वायरस। और कोरोना वायरस के बाद तो रिक्शा वाले को भी पता है कि भाई वायरस क्या होता है, ठीक है। और वायरस, बट आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यह समझना है कि वायरस एक स्यूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। स्यूडो। अब हम इसे स्यूडो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायरस जब बॉडी के बाहर होता है तो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर मूवमेंट नहीं होती। दैट मींस ये बॉडी के बाहर क्या है? नॉन लिविंग। बट जैसे ही बॉडी के अंदर आता है तब मूवमेंट स्टार्ट करता है। और एक तरीके से वायरस क्या करता है? आरएनएस को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आने के बाद ये क्या हो जाता है? लिविंग, ठीक है। तो स्यूडो लिविंग, जैसे आपने साइलम में पढ़ा था, स्यूडो साइलम। ये साइलम प्रेजेंट है या नहीं है, जो बॉडी कैविटी थी हमारी क्लास 9th में। तो अभी हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनके पास क्या होगा? सेलुलर लेवल मूवमेंट होगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये क्लासिफाई कैसे हो रहे हैं। सो आई विल रब दिस, इसको रब कर देते हैं। तो देखिए हमें ये पता है कि सबसे पहले क्या होते हैं? सेल। सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है हमारी? सेल। सेल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है? टिश्यू। और टिश्यू जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हमारे पास ये चीज आ रही है।
कि हमारे पास सेल है, सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास हमने पढ़ा था, ठीक है, हायरार्की होती है। अब ये हायरार्की जो है मल्टी सेलुलर की हायरार्की है। अब इस हायरार्की के साथ एनवायरनमेंट क्या है, हमेशा अटैच्ड है। भाई बाहर की जो चीजें हैं वो हमेशा अटैच्ड है। अब इस एनवायरनमेंट की वजह से इस ये जो हमारे पास लिंक्स बने हैं इसमें क्या हो सकती है, ब्रेकडाउन। ये ब्रेक हो सकता है लिंक। दैट मींस कि सेल कुछ टिश्यूज में चेंज नहीं हो रहे, या टिश्यूज ऑर्गन्स में चेंज नहीं हो रहे, या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि लिंक हमारा ब्रेकडाउन हो गया। क्यों ब्रेकडाउन हो गया, एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, हो सकता है कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये ऐसे ब्रेकडाउन नहीं हो, इस ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, और यही फंक्शंस हमें क्या करने हैं, क्लास 10th में यही फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बात समझ आई कि हमारा ये एक लिंकेज बना हुआ है सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से हमारे ये ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हमारा ये ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बट ये पूरा लिंक जो है ये एनवायरनमेंट के साथ है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इस एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है कि इस लिंक में कुछ ब्रेकडाउन आ जाए। इस लिंक में ब्रेकडाउन ना आए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। बात क्लियर हुई? उन्हीं फंक्शंस को हम, बेसिक फंक्शंस जो लाइफ परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इस लिंक को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एसेंशियल प्रोसेस हमारे पास हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन, खाना खाने का, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिमाग भी तो हमें जरूरी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन, इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड का यूज भी करेंगे, रेस्पिरेशन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब फूड अगर हमने डाइजेस्ट कर लिया है, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है। ट्रांसपोर्टेशन गैस का होगा, एनर्जी का होगा। ठीक है, अदर देन दैट लाइफ प्रोसेस, हमें लाइफ को अगर एक्सटेंड भी करना है तो एक प्रोसेस और रहेगा जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, बट नेसेसरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, नेसेसरी सिर्फ ये वाले हैं। अब आप ये याद कैसे रखेंगे, ठीक है, हमारी खासियत ये है कि हम कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं और आपको याद भी करवाते हैं, राइट। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लाइफ प्रोसेस हमने देख लिए। अब लाइफ प्रोसेस होते क्या है इसको देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस अभी मैंने बताया, जैसे कोई भी बच्चा अगर उसे टॉपर बनना है 10th क्लास में, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई भी एक रिफ्रेशर बुक क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे भी लाइफ प्रोसेस यही है, एनसीईआरटी प्लस आर। एनसीईआरटी मतलब क्या, एन मतलब न्यूट्रिशन, सी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ई मतलब एक्सक्रीशन, आर मतलब रेस्पिरेशन, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एंड आर मतलब रिप्रोडक्शन। अलग है, इस चीज के बिना तो रह ही नहीं सकते, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एग्जाम नहीं दे सकते सही से। ठीक है, फिर रिफ्रेशर है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हमने बेसिक चीज देखी थी, तो मैं ये बोल सकता हूं आई एम एनसीईआरटी बॉय, ऐसे करके मान लो। तो इंटरसेलुलर मूवमेंट हमारी क्या कह रही है कि ये पर्सन क्या है, लिविंग बीइंग है। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखो। अगर मैं बता रहा हूं आई एम मतलब इंटरसेलुलर मूवमेंट, हमें ये बता रही है कि लिविंग बीइंग है। एनसीईआरटी ये लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस हैं, प्लस आर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, और हमें पूरे चीजों में सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में, दूसरा हमें पढ़ना है प्लांट्स में। थोड़ा सा बेसिक चीज अगर रहेगी तो हम किसी किसी पार्ट में इंसेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं न्यूट्रिशन। After knowing this much of introduction about the life process, we are able to solve the Intext question. So let us solve now Intext question of NCERT.
So now we are solving the in-text question of NCERT, which are available at page number 95. So let us start with the first question, which is why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular? So यहाँ पर आपको ये दो वर्ड्स तो बिल्कुल पता होने चाहिए कि what is diffusion. So diffusion is nothing but a simple flow of something from higher level to lower level. And second one is the multicellular, that means there are more than one cell. So if I classify organisms, then I can do that in two ways. First one is the unicellular and the other one is the multicellular. अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता हूं तो मैं दो पार्ट्स में कर सकता हूं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो ये यूनिसेलुलर होता है, अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि एमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम इसको बना लें एंड इट्स लुक्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इजंट इट? कमेंट करके बताइए कि हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह लगता है कि नहीं लगता. और इसके ऊपर वो पपुआ न्यू गिनिया है, तो मुझे वहां पे ये लगता है कि ये अमीबा क्या कर रहा है, उसको खा जाएगा पपुआ न्यू गिनिया को. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस हमारे पास है, तो हमें पता है जो इसकी आउटर जो बाउंड्रीज होती हैं दे आर सेमी परमेबल. ठीक है, इनकी हेल्प से कोई भी चीज अंदर जा सकती है और कोई भी चीज बाहर जा सकती है. तो ये सिर्फ क्या करते हैं, यूनिसेलुलर का जो पूरा सेल है ये क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है. ठीक है, अब डायरेक्टली कांटेक्ट में एनवायरमेंट के साथ है तो डिफ्यूजन की हेल्प से ये अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. जैसे मान लो कि इसको खाना चाहिए, ठीक है, खाना यहाँ पर, फूड यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, ये खाने को अंदर ले लेगा. बाद में इस खाने के साथ जब इसको डाइजेस्ट कर लेगा तो कुछ वेस्ट बचेगा, तो वेस्ट को क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा. अंदर कोई एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए इसको खाने को पहुंचाना है तो उसमें भी क्या करेगा, डिफ्यूजन कर लेगा. ठीक है, तो यहां पे तो सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है. बट अगर हम मल्टी सेलुलर में बात करें, लाइक अस की ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास क्या रहते हैं, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है. जैसे कि हमें पता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां से लेंगे, नोज से लेंगे. ठीक है, नोज से फिर वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स पे जाएगी, पूरा ये हमें पढ़ना है आगे. बट अभी के लिए आप ये समझिए कि हमारे जितने भी सेल्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट. जो लंग्स हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो नहीं है ना एनवायरमेंट के, लंग्स क्या है, अंदर पैक्ड है. ऐसे ही बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या है, अंदर पैक्ड हैं. तो अब हम जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, जो बेसिक फंक्शंस लाइफ के होते हैं, जो ये एनसीईआरटी फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, वेरियस ऑर्गन्स करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो in multicellular organism diffusion is insufficient because they are not in direct contact. ठीक है, every cell is not in direct contact. सो मैंने इस वीडियो के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने नोट्स भी शेयर करे हैं, तो उस नोट्स में आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको और सेशंस चाहिए. ठीक है, so these all things motivate us to upload more videos for you. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. इसमें पूछा है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, तो हमें ये पता कैसे लगता है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हमने ये अभी प्रीवियस में जब डिस्कस कर रहे थे हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में, तो हमने देखा था कि बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे अगर मैं देखूं कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मेन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, तो मेन क्राइटेरिया वुड बी कि इंटरसेलुलर मूवमेंट हो रही हो. ठीक है, इंटरसेलुलर मूवमेंट ये हमारा मेन क्राइटेरिया है. इसके बाद अदर क्राइटेरियाज की हम बात करें तो अदर क्राइटेरियाज क्या है कि ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो जो लाइफ में रिक्वायर्ड रहते हैं, तो वो फंक्शंस हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी, सो दे मस्ट बी परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस. अदर देन दैट देयर मस्ट बी सम विजिबल मूवमेंट्स, कोई विजिबल मूवमेंट्स हमें दिख रही हो, कुछ ग्रोथ कर रहा हो. ठीक है, सो दीज ऑल आर some criteria on which we decide that something is living. ठीक है, so next question is what are outside raw materials used for by an organism. तो outside से हम क्या लेते हैं, देखिए सब चीज तो हम outside से ले रहे हैं. अब जैसे अगर ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में हमें पता है कि ये अगर जिंदा रहेगी तो इसको क्या करना है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है.
ठीक है, देखिए फिजिक्स लगाइए इसमें। अब मूवमेंट का मतलब क्या है कि मोशन करना है। मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कुछ फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, मोशन का लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, फोर्स। और फोर्स कहां से आती है, एनर्जी से। ठीक है, अब ये एनर्जी ये अंदर ही इंटरनली तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वी आर नॉट जनरेटर्स, तो हमें क्या है कहीं ना कहीं बाहर से लेनी पड़ेगी, आउटसाइड द एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमें आउटसाइड से लेनी ही है। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पे देखें कि हमें रॉ मटेरियल्स जो बाहर से चाहिए वो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा फूड। सो फूड इज रिक्वायर्ड, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, और जो फूड यहाँ पे होता है दे आर बेसिकली कार्बन बेस्ड फूड। ठीक है, कोई भी ऐसा फूड नहीं होगा जो कार्बन बेस्ड नहीं होगा, अगर कोई है तो आप मेरे को एग्जाम्पल में बता दीजिए। नेक्स्ट थर्ड हम कहेंगे कि गैसेस, वेरियस गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, और जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन ही फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। इसी तरह सेम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं। सो हम कुछ गैसेस भी हमें रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स की नहीं बात कर रहे। तो सभी ऑर्गेनिजम्स को गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड। ओके, and the fourth and the last question of this page number 95 in-text question is what process would you consider essential for maintaining life? कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ मेंटेन हो सकती है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप टॉपर बन सकते हैं, विच इज एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी मत लिख देना, कुछ बच्चे हैं मेरे जिनको मैंने खुद पढ़ाया यहाँ पे, वो क्या है एग्जाम में भी लिखे आते हैं कि एनसीईआरटी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। अरे भाई ये तो ट्रिक है, एनसीईआरटी थोड़ा ना लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन, फर्स्ट चीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा है फॉर मेंटेनिंग लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन। So consider this also. So if you like this session, then kindly comment and let us know that what is the feedback about this. ठीक है, आपकी एक कमेंट भी जो आती है वो हमें मोटिवेट करती है कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो जल्दी से जल्दी लेके आए। और आप इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर्स। और हम डेली क्लास ले रहे हैं 6:30 पे, लाइव क्लास, डेली हमारी लाइव क्लास हो रही है फॉर 10th क्लास। ठीक है, तो आप इसको भी अटेंड करिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस।